इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PHP में इफ एल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए हमारे इस वीडियो के तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम इफ एल्स के सिंटैक्स की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे में हम बात करेंगे कि जो उसकी इवैल्यूएशन है PHP की, जो PHP का इंटरप्रेटर है वो कैसे करता है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में डिफरेंट तरीके से होती हैं और PHP में वो फ़र्क तरीके से होती हैं, ताकि आप 100% सेम ना समझें दोनों मल्टीपल लैंग्वेजेस की कंडीशन एवैल्यूएशन को। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इसमें एक ऑपरेटर है, उसे बल्कि दो ऑपरेटर हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारी जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें, तो उनको देखेंगे कि वो क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं PHP के यानी कि PHP में इफ एल्स के सिंटैक्स से। देखिए जहाँ तक सिंटैक्स की बात है ना, यानी कि जो लिखने का तरीका है, यूँ कह लें वो सेम है अगर आपने C में, जावा में या C# या C++ किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कोडिंग की है तो लिखने का तरीका बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेटली कह लें कि सेम ही है, ठीक है। बहुत माइनर सा फ़र्क है, मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क है। लेकिन जो उसकी इवैल्यूएशन है, ज़ाहिर है वो फ़र्क है, तो वो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। जहाँ तक लिखने की बात है तो उसमें हमने इफ़ और इफ एल्स को और एल्स इफ यानी कि तीनों केसेस को देखेंगे और एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा स्नैरियो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है दो नंबर हैं और हम उस नंबर के ऊपर कोई इफ़ की कंडीशन, इफ एल्स की और एल्स इफ का कोई सिनेरियो बना के देख लेते हैं, ताकि आपको जो उसका सिंटैक्स है वो ज़रा वाज़ह हो जाए कि PHP में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, मैं क्या करता हूँ, दो नंबर ले लेता हूँ। लेट्स से num1 = 10 है और जो num2 है वो = 20 है। हम इसको डिफरेंट सिनेरियोज में जो है वो यूज़ करते रहेंगे बार बार, ठीक है। पहला हम केस ले लेते हैं नॉर्मल इफ़ का। देखिए नॉर्मल इफ़ हम कैसे अप्लाई करते हैं, इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं और जो कंडीशनल पार्ट है वहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर जो मेरा num1 है ना वो = है 10 के, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर दे कोई भी स्टेटमेंट। लेट्स से मैं कहता हूँ कि द नंबर इज़ 10, ठीक है, और अल्टरनेटिव में कुछ भी अप्लाई नहीं करता। यानी कि नॉर्मल जो इफ़ है वो हम कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि नॉर्मल इफ में क्या होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया ना कि एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, आप उसकी जगह पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई कुछ भी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि स्टेटमेंट 2 है हमारी ये, ठीक है, या कोई भी जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। कि हम बात करने का मकसद ये है कि जो ये ब्लॉक है इसमें ज़रूरी नहीं है सिंगल स्टेटमेंट हो, इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, और अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो उस केस में ये करली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी नहीं होता। ये चीज़ें आप पहले मे भी किसी लैंग्वेज में आपने देखी हो, लेकिन मैं जस्ट आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। दूसरी बात ये, नॉर्मल जो इफ़ है ये वहाँ लगती है जहाँ पे हमने कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करनी होती है किसी खास कंडीशन पे डिपेंडेंट करवा के। यानी कि अगर वो कंडीशन मीट करे तो हमने उनको एग्जीक्यूट करना होता है, वरना हम उसे एग्जीक्यूट नहीं करना होता। जैसे इस केस में देखें कि अगर इसकी वैल्यू नम की 10 होगी तो ये एग्जीक्यूट होंगी, वरना ये नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आउटपुट में आके देखें तो यहाँ पे नंबर इज 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और जो स्टेटमेंट 2 है मैंने उसको सेव नहीं किया, मैं इसको सेव कर दूँ तो देखेंगे स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे लेट्स से 20 लिख दूँ तो जाहिर है उस केस में ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये नहीं चलेंगी और ये ऐसे प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल सिनेरियो हो गया। अब बात करते हैं इफ एल्स की। इफ एल्स का सिनेरियो हमारा वहाँ बनता है जहाँ पे हम किसी खास कंडीशन के ट्रू होने पर तो कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाए तो हमको डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लेट्स से स्टेटमेंट 3, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो नंबर जाहिर है प्रिंट कर सकते हैं। अब जो है वो ही आपकी जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नम की वैल्यू 20 है तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना तो इस केस में ज़ाहिर है नंबर 1 की वैल्यू 10 है तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। जब इफ़ ये चीज़ फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली इसके फॉल्स होने के केस में एल्स के पार्ट पे आएगा और वो एल्स के पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे आप आउटपुट में अगर आप देखें आके तो अब स्टेटमेंट 3 यानी कि जो यहाँ पे आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखी होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। यानी कि ये हमारा केस हो गया इफ़ एल्स को कहाँ यूज़ करते हैं। कि समरी क्या हुई, इफ एल्स में हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं, यानी कि ट्रू के केस में हमने एक काम करना होता है और जब वो फॉल्स हो जाए तो हमने कोई दूसरा काम करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्स इफ कहाँ यूज करते हैं। देखिए एल्स इफ वहां यूज करते हैं जहां पे आपने
किसी एक चीज के ट्रू होने पे तो कोई एक काम करना हो, लेकिन आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं वो एक से ज्यादा हो जिनको आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी कि अगर एक नंबर, मैं बल्कि उसको एग्जांपल में आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि अगर नंबर जो है वो जो लेट्स से एक num1, यानी कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास नंबर ऑफ सिनेरियोज जो हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं फिर हमें एल्स इफ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर 1 और नंबर 2 को चेक करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हम कह देंगे कि भाई अगर तो num1 num2 के इक्वल है तो बोथ नंबर्स आर बोथ नम्स आर इक्वल, कुछ ऐसे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर वो इसको स्किप कर देते हैं, अगर वो, अब देखें ना एल्स में हम ये नहीं कह सकते कि वो इक्वल नहीं है ना तो num1 ग्रेटर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि num1 ग्रेटर है, हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैंने ये हार्ड कोड कर दिया ना, आप समझेंगे जाहिर है ये वैल्यू तो कहीं से भी आ सकती है ना, ये जरूरी नहीं कि यही वैल्यू हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लगा दूंगा एल्स इफ, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कि अगर जो मेरा num1 है वो ग्रेटर है किससे, num2 से, तो उस केस में क्या प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, num1 इज ग्रेटर देन num2, यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये होगी। ठीक है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज जो हमें चेक करनी थी। इसमें एल्स इफ में आप चाहें तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 2 ही सिनेरियोज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपल सिनेरियोज में है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर ये भी फॉल्स हो जाए ये भी फॉल्स हो जाए तो उस केस में कोई थर्ड चीज प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे इसका भी एल्स ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एल्स में जाके कह दूंगा कि लेट्स से मैं क्या कह सकता हूँ, num1 ज़ाहिर वो इक्वल भी नहीं है और num1 ग्रेटर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि num1 इज स्मॉलर देन num2, यानी कि इस तरीके से जो है वो हम इस केस को जो है वो एल्स के केस को इस तरीके से जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें अहम बात यह है कि जो एल्स इफ है वो जरूरी नहीं है कि एक ही दफा है। अगर आपके सिनेरियोज मल्टीपल हैं तो आप एल्स इफ को जितनी बार चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझें कि कोई मार्क्स का ग्रेड चेक करना है तो हम कह सकते हैं ना कि अगर मार्क्स जो है वो 90 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड है, एल्स इफ मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड है, एल्स इफ अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड है। तो जितने ज़्यादा आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है उतने ज़्यादा टाइम आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एल्स इफ को। तो खैर इस तरीके से हम एल्स इफ के ब्लॉक को जो है वो कंपोज कर सकते हैं। एनीवे ये तो हम बात कर रहे हैं सारी सिंटैक्स की, ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं या लगाते कैसे हैं। देखिए यहाँ तक आपने देखा कि इसका जो सिंटैक्स है ये सी से और जावा से ऑलमोस्ट मैच करता है। अब हम थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि फ़र्क क्या क्या है। देखिए पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एल्स इफ है ना, ये जब आप जावा में लिखते थे तो एल्स को इफ के साथ कंकैटिनेट करके नहीं लिखते थे, वहाँ पे एल्स अलग वर्ड है और इफ अलग कीवर्ड है। जबकि पीएचपी में एल्स इफ सिंगल कीवर्ड है, अगर आप इसको मल्टीपल में लिखेंगे तो जाहिर है ये वैलिड नहीं है। इसी तरह सेकंड केस ये है कि जो ब्लॉक हम बनाते हैं ना, इस ब्लॉक को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये आपको मैंने बता दिया ना कि आप करली ब्रैकेट से उसका ब्लॉक बनाते हैं। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि आपने जहाँ पे करली ब्रेसेस स्टार्ट की है वहाँ पे आप कॉलन का सिंबल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस यहाँ पे इसको इससे भी चेंज कर सकता हूँ, और जब मैं ये सिंबल यूज करता हूँ फिर मुझे इस ब्लॉक को क्लोज नहीं करना पड़ता। जहाँ जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है वहाँ पे बस कॉलन लिखना है, और एंड पे जहाँ पे क्लोज किया है वहाँ पे आपने एंड इफ लिख देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कॉलन आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉलन आ जाएगा और यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, एंड इफ। ठीक है, हाँ क्योंकि इफ एक स्टेटमेंट है अब वो कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे हमारे पास जब आप इस यानी कि स्टाइल को यूज करते हैं तो आपको एंड इफ यहाँ पे जो है वो लिखना पड़ता है। तो एक सिनेरियो जो है फॉर एग्जांपल आप दूसरा जो हमने डिफरेंस है वो ये देख लिया कि भी दूसरा डिफरेंस ये वाला है। अगर आप देखें आउटपुट पे आगे देखें तो आउटपुट के वाले से कोई फर्क नहीं है। जैसे num1 इज स्मॉलर देन num2, तो जाहिर है num1 की वैल्यू 10 है जो कि स्मॉलर है num2 से, तो उसने जो भी केस में इनके वैल्यू बनता था वो उसने इस केस में यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर दिया। ये हमारे जो है ना वो 2 डिफरेंस हो गए। इसके अलावा जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जो है वो बात की थी पहले कि जब हमने बूलियन का जो चैप्टर है वो पढ़ा था कि ट्रू और फॉल्स वहाँ पे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपको बेहतरीन तरीके से अंदाजा होना चाहिए कि जो ट्रू एंड फॉल्स का कंसेप्ट है यहाँ पे वो किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको ये बात डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। देखिए अगर तो आपका जो कोड है
वो आप अगर जावा में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका कंडीशनल पार्ट है ना, यहाँ पे हमेशा ट्रू या फॉल्स में से ही कोई डेटा टाइप या वैल्यू आनी चाहिए, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसकी मिसाल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप जावा का कोड लिख रहे हो और वहाँ पे आप लिखें इफ 10, तो क्या कर दो, इको कर दो जी, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, फॉर एग्जांपल ओके। अगर ये स्टेटमेंट जावा में लिखें तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन पीएचपी में लिखें तो ये वैलिड है। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाने लगाऊं। वो क्या, देखिए जावा ये कहता है, या जावा या सी शार्प, या जितने भी जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस हैं वो मोस्टली ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। मैं खास तौर पे भी जावा की बात कर रहा हूँ। जावा कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। जो 10 है ना तो वो ट्रू है ना वो फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जावा में यहाँ पे लिख दूँ लेट्स से ABC, तो ये जावा में सिंटैक्स एरर है। क्यों? ये मैंने वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि जावा अगेन वही रूल, क्योंकि ABC जावा कहता है जी कि ना तो वो ट्रू है ना फॉल्स है, वो तो एक स्ट्रिंग है। यानी कि जावा ये एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे जो आपकी टाइप है ना डेटा की या वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स ही आनी चाहिए। अब देखें ट्रू और फॉल्स कितने तरीकों से आ सकती है उसका थोड़ा सा आपको पहले अंदाजा होगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता सकता हूँ। ट्रू फॉल्स या तो आ सकती है कि आप कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर लें, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल आप यूज कर लें लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इनमें से कोई ऑपरेटर यूज कर लें तो रिलेशनल, यानी कि तो ट्रू या फॉल्स जाहिर है वो वैल्यू जो है वो ओरिजिनेट होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे यूज किया ग्रेटर का सिंबल। अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, आप यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करें। फॉर एग्जांपल आप चेक कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे डबल इक्वल टू चेक कर लें या नॉट इक्वल टू मतलब चेक कर लें कि जो भी आप जो है वो मतलब एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं जिस भी तरीके से। यानी कि पीएचपी में भी ये बात ठीक है, ये बात जावा में भी ठीक है कि आप रिलेशनल ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर वगैरह अपने कंडीशनल पार्ट में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो फर्क है वो ये है कि ये कोड जावा में इनवैलिड है जबकि पीएचपी में ये कोड वैलिड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीएचपी में अगर आप इस जगह पे कोई भी वैल्यू लिख दें तो वो कोई सिंटैक्स एरर जनरेट नहीं करेगा, चाहे वो वैल्यू ट्रू या फॉल्स ना हो, ठीक है। वो सिंटैक्स एरर जनरेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर लेगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखी हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई अरे लिखी हो, आप कोई फंक्शन कॉल करें, वो एक अरे रिटर्न करता हो, वो नल रिटर्न करता हो, फॉल्स रिटर्न करता हो, कोई कुछ भी रिटर्न करता हो, ठीक है। या आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दें, मतलब जो भी लिखेंगे पीएचपी का जो इंटरप्रेटर है उसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर लेगा। अब वो कैसे करेगा उसकी थोड़ी सी बात को, एक दो पॉइंट को समझ लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को अगर आप नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके जो प्रोग्राम है उसमें आप लॉजिकल एरर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। देखें, अगर तो कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे आपने यूज़ की है वो इन वैल्यूज़ के अलावा है, फॉर एग्जाम्पल फॉल्स, यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं पीएचपी में, फॉर एग्जाम्पल इनके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो ट्रू होगा, क्या लिखेंगे तो फॉल्स होगा। तो पीएचपी इसको ऐसे डिफाइन करता है, जो पीएचपी का इंटरप्रेटर है या जो लैंग्वेज है, कि हर वो चीज़ ट्रू है जो फॉल्स नहीं है। इसकी डिटेल मैंने बूलियन डेटा टाइप के वीडियो में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ ताकि इफ़ से जो कि इसका ताल्लुक है तो वो बात यहाँ पे वाज़ेह हो जाए। दैट मीन्स के अगर आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दें, ज़ीरो लिख दें, एक अरे बना दें जो कि एम्प्टी हो, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर नल लिख दें या फॉल्स लिख दें, तो पीएचपी में ये सारी चीज़ें फॉल्स में वैल्यूएट होती हैं। इसके अलावा हर चीज़ जो है वो ट्रू में वैल्यूएट होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना ABC, तो पीएचपी में ये क्या है, ये ट्रू है। अगर आप इसकी आउटपुट जाके देखें, अभी फॉर एग्जाम्पल वापस आउटपुट विंडो पे चलते हैं तो आप ये देखें यहाँ पे ओके प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दूं तो जाहिर है अब ओके प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख दूं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, अच्छा, तो अभी भी ये क्या है, फॉल्स प्रिंट नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिख दें तो फॉल्स भी फॉल्स है। यानी कि इनके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ट्रू है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये फॉल्स हैं। तो ये थोड़ी सी चूँकि डिफरेंट चीज़ है जो आपका बाकी जो जावा की जो लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि आप इफ़ के कंडीशनल पार्ट में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे वो कोई
दो ऑपरेंड्स को आप किसी रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर कर रहे हो या आप इक्वलिटी ऑपरेटर से कंपेयर कर रहे हो या कोई भी वैल्यू हो किसी भी डेटा टाइप की, वो यहाँ पे एक वैलिड सिंटैक्स के तौर पे उसको पीएचपी का जो इंटरप्रेटर है वो लेता है और उसको ट्रू या फॉल्स में वो कन्वर्ट कर लेता है। तो जो सेकंड अब जो बात रह गई है वो क्या है, इसके अलावा मतलब वो 2 पॉइंट और हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको जो है ना वो पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँ, तो पार्ट 1 में इतना ही काफ़ी है।